लोकसभा चुनाव माने देश की सरकार चुनने का सबसे बड़ा चुनाव। सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का आधिकारिक ऐलान होने में वैसे तो 1 साल से भी कम समय बचा है, लेकिन सुगबुगाहटों में ही सही इसका अनौपचारिक शंखनाद हो चुका है। इस महीने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आगामी आम चुनावों की दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट के बारे में। 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे तो मिशन 2024 के तहत झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लक्ष्य का आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। इन 14 में से सबसे करीबी नजर जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी की है वह है राजमहल लोकसभा सीट। राजमहल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आखिरी बार साल 2009 में जीत मिली थी। तब देवीधन बेसरा चुनाव जीते थे, वो भी इसलिए क्योंकि तब यूपीए को तब के कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थॉमस हांसदा की नाराजगी भारी पड़ी थी। यह क्यों और कैसे हुआ था, इस बारे में आगे जानेंगे। राजमहल में जीत बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसकी तस्दीक हाल की 3 राजनीतिक घटनाओं से होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर का दौरा किया, जिलाध्यक्षों और मंडल प्रमुखों से वार्ता की, बूथ और पन्ना प्रमुखों को गुरु मंत्र दिया। गृह राज्य मंत्री ने भी साहिबगंज और पाकुड़ का दौरा किया। मिशन 2024 के तहत राजमहल में कमल खिलाने का संकल्प दोहराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत बरहेट विधानसभा क्षेत्र से की। राजमहल लोकसभा सीट की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा सांसद हैं। पिछली बार हेमलाल मुर्मू बीजेपी प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी खेमा बदल लिया है। अब वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र की यात्रा पर। दरअसल राजमहल लोकसभा सीट का गठन वैसे तो आज़ादी के बाद दूसरे आम चुनाव के समय वर्ष 1957 में ही हो गया था, लेकिन हमारी चुनावी यात्रा का पहला पड़ाव होगा साल 2004। साल 2004 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2004 के आम चुनाव में अटल सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों में लिपटी शाइनिंग इंडिया का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरी। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी ने सोम मरांडी को प्रत्याशी बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा तब यूपीए गठबंधन का हिस्सा नहीं हुआ करता था। पार्टी ने हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से थॉमस हांसदा मैदान में थे। चुनाव परिणाम आए तो एनडीए की शाइनिंग इंडिया का नारा फीका पड़ चुका था। अटल सरकार सत्ता गंवा चुकी थी। राजमहल में बीजेपी के सोम मरांडी महज 27.8% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। जीत मिली थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू को। हेमलाल मुर्मू को 32.8% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के थॉमस हांसदा 32.3% वोट लाए। इसका मतलब हुआ कि हेमलाल मुर्मू और थॉमस हांसदा के बीच महज 0.3% वोटों का ही अंतर था। राजमहल लोकसभा सीट पर साल 2004 के आम चुनाव में 64.5% वोटिंग हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजमहल में जीत का जो स्वाद चखा वह थोड़े से अल्पविराम के बाद अगले 1 दशक तक जारी रहा। यह कैसे हुआ था, यह भी आगे जानेंगे। 2009 में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बदल चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक राजनीतिक परिदृश्य से दूर जा चुके थे। मोर्चा संभाला था लाल कृष्ण आडवाणी ने। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए जीता, एनडीए को करारी हार मिली, लेकिन राजमहल लोकसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। दिल्ली में कमल मुरझाया था, लेकिन राजमहल में खिला। यह कैसे हुआ, इसके लिए हमें थॉमस हांसदा वाली उस कहानी में वापस लौटना होगा जिसे हमने शुरुआत में अधूरा छोड़ दिया था। दरअसल 2009 के आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए गठबंधन का हिस्सा बना। राजमहल सीट समझौते के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आया। प्रत्याशी बनाए गए हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू 2004 में भी यहां से जीत चुके थे। इस फैसले से थॉमस हांसदा को झटका लगा। नाराज थॉमस हांसदा ने पार्टी ही छोड़ दी। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हाथ छोड़कर लालटेन थाम लिया। परिणाम आए तो एनडीए को इसका दुष्परिणाम भी दिख गया।
थॉमस हांसदा ने यूपीए के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। इसका सीधा फायदा बीजेपी के देवीधर बेसरा को मिला। देवीधर बेसरा महज 26.1% वोट लाकर विजेता बने। हेमलाल मुर्मू को 24.7% वोट मिला। वहीं आरजेडी के थॉमस हांसदा को 20.9% वोट मिले। थॉमस हांसदा और हेमलाल मुर्मू के वोट शेयर को मिला दें तो यह तकरीबन 45% होता। जाहिर सी बात है कि यूपीए को राजमहल में थॉमस हांसदा की नाराजगी भारी पड़ी। केवल इतना ही नहीं, हेमलाल मुर्मू का चुनावी राजनीति से बनवास भी शुरू हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका था। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी नाम का बवंडर आ चुका था। भारत की चुनावी राजनीति को अगर समंदर मान लें तो उसमें मोदी नाम की लहर आ चुकी थी। चुनाव परिणाम आए और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। सब कुछ बदल गया और बदल गई राजमहल लोकसभा सीट की तासीर भी। राजमहल लोकसभा सीट पर 2014 की पटकथा काफी हद तक 2009 जैसी ही थी, बस किरदार बदल गए थे। दरअसल इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए गठबंधन का हिस्सा था। राजमहल लोकसभा सीट फिर झामुमो के खाते में आई, लेकिन हेमलाल मुर्मू परिदृश्य से बाहर कर दिए गए। दरअसल झामुमो ने अलग दांव चला। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, 2009 के आम चुनाव से पहले आरजेडी का दामन थामने वाले थॉमस हांसदा को पार्टी में शामिल करा लिया गया। विजय हांसदा ही राजमहल से यूपीए के उम्मीदवार बने। हेमलाल मुर्मू को इस फैसले से निराशा हुई। उनको लगा कि पार्टी में उनकी पूछ नहीं रही। निराशा और हताशा की स्थिति में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उनको राजमहल से प्रत्याशी भी बनाया। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा ने भी इस बार राजमहल में अपना प्रत्याशी उतारा। डॉक्टर अनिल मुर्मू चुनावी मैदान में थे। विजय हांसदा पर दाव लगाना झामुमो के लिए फायदेमंद रहा। 2009 में जो सीट गंवाई थी, विजय हांसदा ने वह जीत ली। विजय हांसदा को 39% वोट मिले। बीजेपी के हेमलाल मुर्मू के लिए कुछ नहीं बदला। पार्टी और चिन्ह बदला था, लेकिन नतीजा वही रहा। वह चुनाव हार गए। उनको 35.5% वोट मिला। झाविमो उम्मीदवार डॉक्टर अनिल मुर्मू को महज 10.2% वोट ही मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को और भी प्रचंड बहुमत मिला। मोदी सरकार रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सत्ता में वापस लौटी, लेकिन राजमहल में इस बार भी कमल नहीं खिल सका। झामुमो के विजय हांसदा लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। उन्हें 48.5% वोट मिला। 2014 के आम चुनाव के मुकाबले करीब 10% ज्यादा। हेमलाल मुर्मू को फिर से हार झेलनी पड़ी। यह भी जानना जरूरी है कि झारखंड विकास मोर्चा भी इस बार यूपीए गठबंधन का हिस्सा था। पिछले चुनाव में पार्टी को 10.2% वोट मिला था। 2019 में यह वोट पूरी तरह से विजय हांसदा की ओर शिफ्ट कर गया। यही वजह थी कि वह 39% से 48.5% वोट हासिल कर पाए। आने वाले चुनाव में झारखंड ने बीजेपी में सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के भी अपने दावे हैं। झारखंड में सीटों के बंटवारे पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि विजय हांसदा ही उम्मीदवार होंगे। हेमलाल अब झामुमो में वापस आ चुके हैं। बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। राजमहल लोकसभा सीट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी निगाह डाल लेते हैं। आदिवासी बहुल राजमहल लोकसभा सीट पर 1957 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने 8 बार, झामुमो ने 5 बार, बीजेपी ने 2 बार, जनता पार्टी ने 1 बार और भारतीय लोकदल ने 1 बार जीत हासिल की है। बता दें कि राजमहल लोकसभा सीट पर संताल आदिवासी और बांग्ला भाषी मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। राजमहल में शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि, पलायन, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी मुद्दे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से भी स्पष्ट है। राजमहल लोकसभा सीट पर जीत या हार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 एसटी के लिए आरक्षित हैं। राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत राजमहल और पाकुड़ सामान्य सीटें हैं। वहीं बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर एसटी आरक्षित सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर फिलहाल इंडिया गठबंधन का कब्जा है। केवल राजमहल विधानसभा सीट ही बीजेपी के पास है। राजमहल से बीजेपी के अनंत ओझा विधायक हैं। पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम विधायक हैं।
बोरियो से अभी झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं, वहीं बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिनेश मरांडी विधायक हैं, वहीं महेशपुर विधानसभा सीट से झामुमो के स्टीफन मरांडी विधायक हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, कृषि और रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं। इसके अलावा पिछले साल रेबिका और अंकिता हत्याकांड के बाद भारतीय जनता पार्टी इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी काफ़ी मुखर है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर राजमहल का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि राजमहल का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व है। झारखंड में यही एक जगह है जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है। राजमहल में बाबा गाजेश्वर नाथ धाम और कन्हैया लाल स्थल धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विद्यमान हैं। इसके अलावा पतौड़ा झील, मोती झरना, बारहद्वारी और जामी मस्जिद जैसे अन्य पर्यटन स्थल भी हैं। हालांकि इन पर्यटन स्थलों का विकास ऐसा नहीं हो सका कि रोजगार सृजन किया जा सके। राजमहल में आदिवासी आबादी का पलायन एक बड़ी समस्या है। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.